बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कागान न्यूज़ से एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रफ़ाकत अवान। आज इसी तहसील के हवाले से और तहसील के अंदर जो डैम बन रहे हैं और इससे बिजली पैदा होगी और उस बिजली से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा, पूरे पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा और हमारी तहसील बालाकोट को क्या फ़ायदा होगा, यही हमारा टॉपिक है। और आज का ये दूसरा प्रोग्राम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार इकराम मुग़ल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इकराम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। वालेकुम सलाम। इकराम भाई, असल में इंट्रो लंबा नहीं रखते लोग, शुरू में यही कहते हैं कि सारी बातें आप खुद कर देते हैं, तो फिर जो मेहमान बैठाए होते हैं तो उनके कहने के लिए आप कोई बात छोड़ते नहीं हैं। आज मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल करूँगा कि आप सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप टीवी रिपोर्टर भी हैं, आप अखबारी नुमाइंदे भी हैं और आपने काफ़ी वक्त सियासत के साथ भी गुजार लिया है। और ये डैम को तकरीबन 6 से 7 साल हो गए शुरू किए हुए इस काम को, जो सुकी किनारी डैम है, इसका माहिदा हुआ है। और यहाँ की आवाम क्या चाहती है, तहसील भर की आवाम की आपने कोई बातें सुनी और इनका जो अंदर की जो खबर होती है वो आप सामीन तक पहुँचा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो आपने बहुत आम सवाल किया है, आवाम क्या चाहती है, तो आवाम तो ज़ाहिर है, 2 प्रोग्राम मैंने पहले भी आपके भी देखे हैं और भी बहुत सारे जो यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं या आम आवाम है वो हमें मिलते रहते हैं और उनकी ज़ाहिर है वो अपनी बात हम ही तक पहुँचाते हैं कि उनकी आवाज़ आगे पहुँचाना जो है वो यहाँ के जो साफ़ी बरादरी होती है या मीडिया पर्सन होते हैं उनका काम होता है। तो ये जो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका पहले भी यही उनका बुनियादी मकसद ये है कि ये जो डैम बन रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे सुकी किनारी डैम है और बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और पहले एक बन भी चुका है इधर गढ़ी बुल्ला के पास पतरंड हाइड्रो पावर, और वो चल भी गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं तहसील बालाकोट के, उनका बुनियादी मकसद यही है कि ये जो डैम यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ की ज़मीनें इस्तेमाल हो रही हैं, यहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ के पानी इस्तेमाल हो रहे हैं। और शायद तकरीबन मेरे बालाकोट के लोगों को पता होगा या पाकिस्तान के जो सुनने वाले हैं उनको भी एक बात बता दूं मैं कि हमारा जो ये मुल्क खुदादाद है पाकिस्तान, इसमें वाहिद जो दरियाए कनार है ये मलकियत है पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है शायद लोगों को इसका इल्म नहीं होगा। पूरे पाकिस्तान के पास जितने दरिया भी यहाँ से बह कर जा रहे हैं उनमें से वाहिद मलकियती दरियाए कनार है, और जो जहीं से निकलते हैं और यहीं पे समुद्र में जाकर वो तो डैम होता है। तो बाकी जो दरिया हैं, कोई अफगानिस्तान से आ रहे हैं, कोई कश्मीर से आ रहे हैं, बात आगे निकल जाएगी। तो ये हमारा जो मलकियती दरिया पाकिस्तान के पास दरियाए कनार है, ये खुशकिस्मती है बालाकोट से निकल रहा है और बाती कगान से निकल रहा है और आगे जा रहा है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और यहाँ के लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करने के लिए जो इदारे हैं, जो हुकूमत, कोई भी हुकूमत वक्त है या पहले हुकूमतें हैं, उनका ये फरीज़ा बनता है कि यहाँ के लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ बिजली उनके लिए फ्री की जाए कि ये जो डैम, ये जो दरियाए किनार है, ये बालाकोट के लोगों की ज़मीनों से गुजर कर जा रहा है। बालाकोट के लोगों की ज़मीनें डैम में आई हैं, बालाकोट के लोग यहाँ से मुतासर हुए हैं, उन्होंने कोई हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं। बिलाशुबा उनको मुआवजे मिले हैं, कम मिले या ज़्यादा मिले वो बात की बात है, लेकिन लोगों को जो उनका बुनियादी हक है उनको यहाँ से इस डैम से पैदा होने वाली बिजली, 3 डैम है, पतरंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सुकी किनारी डैम, इससे जो पैदावार है बिजली की, उसमें से मेरा ख्याल है अगर तहसील बालाकोट को बिजली अगर फ्री दे तो शायद कि मेरा ख्याल है 5 मेगावाट 840 मेगावाट तो सिर्फ बिजली पैदा होती है सुकी किनारी डैम से। तो 5 मेगावाट बिजली अगर ये बालाकोट को दें तो उससे मेरा ख्याल है ये दरिया से एक गिलास भरने के बराबर होगा। तो अगर वो दे भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के जो लोग हैं ज़लज़ला मुतसरीन भी हैं, पहले भी इनके साथ ज्यादती हुई है। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में ये तय बाला होकर रह गया था ये शहर बालाकोट, और यहाँ के लोग मुतासर हुए, अभी तक बहाल नहीं हुए। और इस तंदूर नमा शेल्टरों में, शदीद गर्मी में इस वक्त वो शेल्टरों में रह रहे हैं। और अगर ये अरबाब इख्तियार तो सुन रहे होंगे तो वो अगर आकर देखें तो यहाँ पे उनकी हालत ज़ार, तो शायद उनको रहम तो आता नहीं है लेकिन शायद आ जाए। लेकिन ये जो कसमपुरसी की हालत है, इसे दूर करने के लिए खुदा इनको जो बिजली का जो हमारे इस वक्त जो हमारे पास बिजली का जो सिलसिला है वो कम अज़ कम इनको फ्री दिया जाए।
अगर ये भी नहीं, और उसके साथ यहाँ पे ये जो तहसील वाला कोर्ट है इसको टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। जबरदस्त आपने ये पॉइंट रेज किया है। बिल्कुल आपने अवाम की तर्जुमानी की है। यही जिस तरह से हम लोग भी अवाम में जाते हैं तो यही सवाल होता है। वो भी यही कहते हैं कि हमें फ्री बिजली दी जाए और टैक्स फ्री किया जाए। तो एक छोटा सा सवाल है आखिर में, बस थोड़ा लंबा नहीं जाते, इसके जिम्मेदार कौन है? अवाम, हम लोग, या ये पॉलिटिशियन है? देखिए जी, मैं तो इसका जिम्मेदार जो है, जो महरूमियों का, तहसील बालाकोट की महरूमी के जिम्मेदार हम अवाम है। मैं किसी भी सियासी नुमाइंदे को इसका जिम्मेदार, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको इसलिए नहीं ठहराता कि हम अपने गिरबान में झांकें कि इतना बड़ा ज़लज़ला आया, तबाह बर्बाद हो गया पूरा बालाकोट शहर, और उसके बाद ये जो डैम बन रहे हैं, जहाँ की आवाम कभी अपने हकूक़ के लिए संजीदगी से कभी निकली है बाहर। तो जब भी ऐसा मौका आया है, बालाकोट पे कोई मुश्किल आई है या बालाकोट पे कोई ऐसा मसला पैदा हुआ है जिससे लोगों को का नुकसान हो रहा हो, तो हमारे यहाँ, मैंने तो यही देखा है कि यहाँ पे टोलियाँ बन जाती हैं, यहाँ पे पार्टीबाजियाँ बन जाती हैं। कोई एक सामने आता है तो दूसरा कहता है कि ये आगे लीडर बनने के लिए। तो ये जो बातें हैं ना, ये हमें बुनियादी नुकसान इन चीज़ों से हो रहा है। तो अगर जो बालाकोट के अवाम यकजा होकर अपने हकूक़ के लिए, ये जो हमारा बकरियाल सिटी है या ज़लज़ले से और जो मसाइल हमारे लिए, अभी तक पीने का साफ पानी नहीं है यहाँ पे, ये डैम जो बन रहे हैं इससे बिजली नहीं मिल रही, इन सारी चीज़ों पे यकजा होकर अवाम अगर इकट्ठे होकर, जिस तरह पारस के लोग, आपको याद होगा कि बालाकोट में आकर यूपन पर 3 दिन बैठे रहे थे, 3 रातें और 3 दिन उन्होंने यहाँ गुजारे और रोड उन्होंने खाली नहीं किया था। तो उन 3 दिनों में उनके मुतालबात तस्लीम हुए और फिर वापस हुए। कभी बालाकोट के लोग इस तरह निकले हैं यहाँ पे? नहीं निकले। बिलाशुबा जो हमारे जो अहबाब इख्तियार हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं जो बैठे हैं, उनकी तरफ से, हाँ, उनकी जो, लेकिन उनको भी उस जगाने के लिए अवाम को मैदान में आना पड़ेगा। पाकिस्तान का एक वाक़या आपने शायद सुना होगा कि वहाँ पर जिरगा सिस्टम है और उन्होंने क्या किया था कि रात को ऐलान किया था कि सबको पैगाम भेजा था कि सुबह सब इस पे हमारा जो जिरगा इसमें आ जाए, और जो नहीं आएगा सियासी वो हमारा दुश्मन होगा। तो इस तरह का काम अगर हमारे बालाकोट वाले, तहसील वाले भी कर दें, ये सब इकट्ठे एक जगह में इनको बैठाकर, तो मेरे ख्याल में ये मसला हल हो सकता है। ये प्रैक्टिस पारस वालों ने की है, सूबी किनारे डैम के हवाले से उनके जो मिसाइल थे, तो पारस वालों ने प्रैक्टिस की। तो सारे सियासतदान हमारे जो थे यहाँ के, उस वक्त के MNA MPs सब इकट्ठे बैठे, सबके MNA MPs नाज़मीन जितने भी सब इकट्ठे बैठे और हमने देखे थे। तो ये बालाकोट के लोग अगर इस इशू पे आ जाएं कि ये जो डैम बन रहे हैं, तो पारस वालों की कमेटी बन गई ना? हाँ, उनकी बन गई, उनके मिसाइल भी तकरीबन हल हो गए, उनकी कमेटी बन गई, उनके ऊपर कोई एतराज नहीं रहा ना। हाँ, अब आखिर में जो प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं, उससे पहले एक सियाहत के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त सियाहती हब है और बहुत ही खूबसूरत मकाम, पाकिस्तान के मकामात में से ये जो कागान वेली है, ये बहुत ही खूबसूरत मकाम है और यहाँ से सालाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर की जो सियाहती आमदन है वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जा सकती है। तो इसके लिए क्या कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है? इसके लिए तो सबसे पहले ये बात है ना जी कि ये जो हमारा जो सियाती इलाका है और इससे बड़ा सियाती इलाका सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शायद कोई हो। तो बात यह है कि यहाँ पे पहले आप ये देखें कि अभी टूरिज़्म खुल गया है, तो रोड की जो हालत है इतनी अबतर है। चंद दिन पहले मेरा ज़ात कश्मीर जाना हुआ, तो वहाँ पे जो आखिरी टॉप पे कोई जो इसके गाँव का रोड है वो भी ब्लैक टॉप है। तो ये जो NHA है, मुझे तो समझ नहीं आ रही उसका जो काम है वो नहीं कर रहे, या उनको वो अपनी जबानी वाला कोई नहीं है जी। ये भी हो सकता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उनको कोई पूछने वाला है नहीं है, कि वो भी शुत्र पे मार की तरह बैठी हुए हैं। और बात ये है कि ये जो हमारा सबसे, ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री हमारी मुतासर होती है, उसको बुनियादी जो ये रोड है, रोड अगर बेहतरीन हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इलाके की तरफ आएंगे। और इस वक्त मशीर सियाहत भी हमारे इसी इलाके से है। अगर वो मेरी बात अगर उन तक पहुंच जाए या सुन रहे हो, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ मिल गई है, तो आप इस तरह करें कि ये जो सियाहत का आपके पास कलमदान है, तो सियाहत से आप यहाँ पे जो नए इलाके हैं उनको भी मुतारफ कराएं और उन तक रोडों की मंजूरी कराएं। और रोड जैसे हमारा वादी कागान को जा रहा है नारायण की तरफ, इस रोड को कम से कम वो मरम्मत तो करवा दें। जबरदस्त जी। इकराम भाई, आपकी बातों से हम एग्री करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। आखिर में जाते जाते मैं
कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस भी इलाके में दुनिया के किसी कोने में भी अगर कोई डैम बनता है या कोई मेगा प्रोजेक्ट लगता है तो उस इलाके की आवाम की एक तरफ से एक कमेटी बनती है और वो कमेटी इसमें रोल अदा करती है। इसी तरह से हुआ कि कागान सुकी किनारी डैम पर काम शुरू होने से पहले एक कमेटी बनी। मैं आज एक बार फिर पहले भी पूछ चुका हूँ, आज फिर मैं पाकिस्तानी शहरी और कागान वैली बल्कि तहसील बालाकोट का शहरी होने की हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो माहिदा किया था जो कंपनी के साथ, जो गवर्नमेंट के साथ माहिदा हुआ है वो तो सी पैक है या उसका वो तो पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास माहिदा मौजूद होगा। आपने जो माहिदा किया है उसमें अवाम के लिए क्या रखा था, ये है मेरा आज का सवाल। प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान रफाकत अवान और हमारे आज के मेहमान अकराम मुगल को इजाज़त दीजिए इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।